Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. Okay, people, we were doing this yesterday, French Revolution and the idea of the nation. तो हमने देखा कि वैसे कैसे यूरोप में एक स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है. देयर वाज, आपका क्लास कब तक है? 6 बजे तक. 6 बजे के बाद किसी क्लास है? एक मिनट. ओके, चलिए भाई साहब पढ़ते हैं हम यहाँ पे. अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैसा है कि हम एक नेशन को बना रहे हैं, ठीक है. वी आर बेसिकली कंस्ट्रक्टिवली मेकिंग अ नेशन स्टेट. आप बार बार इस चीज को समझेंगे या बार बार इस चीज को सुनेंगे, नेशन स्टेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? देखो, इसके पहले एक सुगठित और सुनियोजित नेशन नहीं था. एक राजा हुआ करता था, राजा के अंदर भाई साहब फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे. वो भाई साहब जो भी अपना वसूली कर रहे हैं, राजा को अपना शेयर दे रहे हैं, ठीक है. तो जो कॉमन इंसान है वो पिसता था, ठीक है. उसको भाई साहब हाई टैक्स पे करना पड़ता था. तो कॉमन पीजेंट्स यूज्ड टू पे अ हाई टैक्स, ठीक है. एंड ऑल दीज पीपल हु वर बेसिकली द नोबलमैन एंड द क्लर्गीमैन, दे यूज्ड टू एंजॉय ह्यूज बेनिफिट्स, ठीक है. तो ये सिस्टम क्रैश हुआ. तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया जहां पे रेवेन्यू बराबर हो, लॉज भी सबके लिए एप्लीकेबल हो और सब चीज का जस्टिस मिले, ठीक है. इस तरीके का सिस्टम का निर्माण हुआ, ठीक है. अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस. सो एक सेंटर पे एक एडमिनिस्ट्रेशन हो और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो पूरे कंट्री को कंट्रोल करे. सो अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस. ओके, सो बेसिकली अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, ठीक है. तो एक सेंट्रलाइज्ड नेशन सिस्टम आया. इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी. और ये पहली बार लाया नेपोलियन ने, ठीक है. इसके पहले भाई साहब जो मोनार्कियल रूल था वही था. और मोनार्कियल रूल भाई साहब कुछ भी होता है, ठीक है. आज राजा का मन किया कि भाई साहब सबको मिलकर थप्पड़ मारें तो मारो भाई साहब, ठीक है. तो मतलब जो राजा का मन चाहे, ठीक है. और कभी कभी राजा का मन भी नहीं, जो राजा का मंत्री होगा वो जैसा उसको एडवाइस देगा वैसा ही चलेगा, ठीक है. तो इस तरीके का था. लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे नेपोलियन टुक ओवर, ही बेसिकली सेट कि सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए, ठीक है. द लॉ शुड नॉट सेग्रीगेट और डिफरेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक, ठीक है. ओके, सो नेपोलियन फॉर्म्ड यूनिवर्सल लॉज वेयर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड. तो जैसे यहाँ पे कैसा था कि भाई साहब समझ लो, आप यहाँ से कामोटे में हैं और आप वाशी में बिजनेस करने जा रहे हैं. सो यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स टू योर क्लाइंट्स इन वाशी. So the moment you cross the Kharghar area, you will have to pay a tax. ये internal taxes थे बहुत सारे. अच्छा, तुम माल लेकर जा रहे हो, चलो चलो भाई साहब पैसा दो, ठीक है. ऐसा है, ठीक है. सो ये जो थे इंटरनल ड्यूटीज मतलब टैक्स, फालतू के टैक्स एंड ड्यूज, इसको अबॉलिश किया गया. दिस वाज बेसिकली अबॉलिश्ड. ओके, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड.
तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम आया और ये पहली बार लाया नेपोलियन ने। इसके पहले पत्थरबाजी होती थी। पत्थरबाजी मतलब कैसा, तराजू में एक तरफ पत्थर रखा हुआ है, पता नहीं वो कितने किलो का है या कितने ग्राम्स का है, और दूसरी तरफ भाई साहब भाजी डाल के तुम वे करो, ए ले लो भाई साहब 1 किलो हो गया तुम्हारा, ठीक है। सो यू डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। द फर्स्ट टाइम इट वाज नेपोलियन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, ओके। So regional dialects were discouraged. French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. देखो, नेशन को अगर जोड़ना है ना तो उसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। कल जैसे हमने देखा कि नेशन को जोड़ने का एक प्रोसेस क्या था, फ्लैग। दूसरा प्रोसेस क्या था, पेंटिंग्स। फ्रेडरिक सोरेल ने जो पेंटिंग्स किया था, फ्लैग, ठीक है। आपके हिम्स कंपोज हुए। हिम्स मतलब जैसे जनगण मन, अगर आप कहीं पे जनगण मन हो रहा है तो चाहे तुम मद्रासी हो, चाहे तुम बंगाली हो, चाहे भाई साहब उड़िया हो, चाहे तुम हिंदी हो, कुछ भी, you will know that it is your national anthem which is getting played, right? You will know this, right? So this is one song which is connecting the entire India. Clear है? Are we clear on this one, people? This is one anthem which is connecting the entire India. तो इसी तरह से वहां पे भी आपके ऐसे, तो एक भाषा से मतलब जैसे देखो, टूटी फूटी हिंदी तो सबको आती होगी, चाहे आप साउथ इंडियन हो, चाहे आप भाई साहब बंगाली हो, चाहे आप भाई साहब राजस्थानी हो, कुछ भी, यू विल अंडरस्टैंड अगर हिंदी बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्राइमरी लैंग्वेज हो गया। सो हिंदी सबको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रांस में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस थे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, अभी सब हम फ्रेंच में ही बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही फ्रेंच में बात करेंगे, कॉमन लैंग्वेज आप चूज कर लेते हैं तो लोगों में आप ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, यू बेसिकली गेट कनेक्टेड मोर, ठीक है, ओके। सो रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, रीजनल जितने भी डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया। फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो जैसा भाई साहब पेरिस में फ्रेंच बोला जाता था, वो एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, इट बिकेम ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है। द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट इट वाज अ मिशन and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, ठीक है। तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई साहब कि ये हमारा मिशन है, ठीक है। सो डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म। तो सारे पूरे लोगों को हम डेपोटिज्म मतलब जो आपका मोनार्कियल रूल है उससे हम मुक्त करवाएंगे, ठीक है, ओके। When the news of the events in French reached to different cities, so why is basically France an important nation at that point of time? Because whatever happened in France didn't just stay in France, it actually spread out to entire Europe. पूरे यूरोप में भाई साहब वो फैल गया, ठीक है, it spread out to entire Europe, okay. Students and other members of the educated middle class began setting up Jacobean clubs. ये आपने पढ़ा है, Jacobean clubs, ठीक है। Jacobean clubs मतलब सीक्रेट क्लब्स थे ये, और यहाँ पे सब लोग एसोसिएट होने लगे। धीरे धीरे लोगों की तादाद इन क्लब्स में बढ़ने लगी, लोगों का पार्टिसिपेशन इन क्लब्स में बढ़ने लगा, दैट्स हाउ इट इंक्रीज्ड, ठीक है, जैकोबियन क्लब्स। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। तो ये एक्टिविटीज की वजह से क्या होने लगा, ये फ्रेंच आर्मीज बेसिकली मूव करने लगे। These French armies started moving into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy. They started moving into these territories and this expanded the French nation. ठीक है, ये फ्रांस का जो है तो expansion होने लगा। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. ठीक है, तो भाई साहब ये nationalism का जो idea था, तो फ्रांस भाई साहब अभी बढ़ रहा था, और नेपोलियन के अंदर में तो बहुत, this is basically नेपोलियन, इसके अंदर में तो बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत बड़ा टेरिटरी बनाया, और जैसे जैसे ये बढ़ते गए तो इस तरह से ये फैलने लगा कि भाई साहब आप राजा को हटाकर अपना राज्य बना सकते हैं और इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट बेसिकली एक्सपैंडेड विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो जैसे जैसे नेपोलियन का साम्राज्य बढ़ता रहा, उनके बड़े साम्राज्य में नेपोलियन सारी चीजों को लागू करने लगे, ठीक है। नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। एक तो भाई साहब नेपोलियन ने लाया कि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई साहब क्लर्गी मैन के लिए अलग से लॉ, नोबल मैन के लिए अलग से लॉ और गरीब पीजेंट्स के लिए अलग से लॉ, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर नेपोलियन ने दूसरा रिफॉर्म क्या लाया था, एनीबॉडी रिमेंबर्स? यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, तो सब कुछ तराजू से तौला जाए और प्रॉपर वेट्स हो, मेजर्स। और क्या लाया था?
प्राइवेट प्रॉपर्टी, वेरी गुड, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपकी भाई साहब खुद की प्रॉपर्टी। इसके पहले कैसा होता था समझ लो भाई साहब, हमारा युवराज है, युवराज एक गांव में रहता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वो उसका घर है और यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है वो। अभी कोई राजा आया ए, उसने भाई साहब अटैक कर दिया, उसने इसकी इतनी प्रॉपर्टी ले ली, मर्जी उसकी। कोई राजा आया बी, उसने भी अटैक कर दिया, उसने इसकी आधी इसके और उड़ा दिया भाई साहब। ऐसा ही हो रहा है, मतलब वो बेचारा वहां पर रह रहा है, पूरा साल भर मेहनत कर रहा है, अचानक से भाई साहब आर्मी आएगी और सब उड़ा देगी, ठीक है। तो इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब देखो आप आज की तारीख में हमारे इंडिया में गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी ना, ये सरकार के साथ चेंज नहीं होगी, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, लॉज माइट चेंज बट योर प्रॉपर्टी विल बी योर्स, ठीक है। ये पहली बार नेपोलियन ने लाया, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए नेपोलियन ने, और जब नेपोलियन अपने आप को एक्सपैंड करने लगे तो उस पूरे यूरोप के पार्ट्स में जहां पे नेपोलियन अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे, उन सब जगहों में भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू होते गए। आर वी क्लियर, ठीक है। दे आर बेसिकली सो विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ द टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल, तो बहुत बड़ा जो टेरिटरी था जो उसके कंट्रोल में था, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। सो भाई साहब ये फ्रांस में भाई साहब ये एक्सपैंड करने लगे, ठीक है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया भाई साहब, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, तो पूरे डेमोक्रेसी को भाई साहब फ्रांस में खत्म कर दिया। In the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो पूरे सिस्टम को उन्होंने रैशनल भी बनाया और एफिशिएंट भी बनाया, ठीक है। He made the whole system more rational and efficient. Okay. Civil Code of 1804, जिसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, ठीक है। और ये पूरे यूरोप में फैला क्योंकि नेपोलियन अटैकिंग मोड में थे और धीरे धीरे साम्राज्यों को अपने अंदर ला रहे थे, और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैलता गया। नेपोलियन के साम्राज्य में तो फैला ही, प्लस पूरे यूरोप में भी ये फैलता गया, ठीक है। द सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो नेपोलियन ने सीधा बोल दिया भाई साहब कि आपके जितने भी प्रिविलेजेस हैं जो आपके बर्थ पे बेस्ड है, जैसे तुम अगर भाई साहब नोबल मैन के खानदान के हो या क्लर्गी मैन के खानदान के हो, तो तुमको भाई साहब खानदानी जो मिल रहा है वो सब खत्म, अपने से उपार्जित करो, ठीक है। तो ऐसा जो भी आपको मिल रहा है विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो नोबल मैन क्लर्गी मैन का जो चलन था उसको खत्म कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। ओके, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एवरीबडी वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। अगर तुमने क्राइम किया है तो तुम राजा होकर जो पनिशमेंट तुम्हें मिलना चाहिए, तुम अगर प्रजा हो तो तुमको भी वही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इक्वल बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो नेपोलियन ने ये प्रॉपर्टी राइट्स भी डाला, ठीक है। और क्या था भाई साहब, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, वेट्स एंड मेजर्स तो था ही, ठीक है। तो ये जो नेपोलियनिक कोड था, क्योंकि फ्रांस जो है तो नेपोलियन के अंडर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा था, तो यूरोप में भी ये सारी चीजें फैलने लगी। दिस बेसिकली एक्सपैंडेड देयर, ठीक है, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इन द डच रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। इन द डच रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेपोलियन, तो ये सब जहां पे भी नेपोलियन ने अटैक किया था, डच रिपब्लिक हो गया, इटली के पार्ट्स, स्विट्जरलैंड के पार्ट्स, जर्मनी के पार्ट्स, ये जो भी उन्होंने फ्रांस का पार्ट बना दिया था, उसमें नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका डिवीजन था उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ही सिंप्लीफाइड दिस। इन द टाउन्स टू, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वे रिमूव। नाउ व्हाट आर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? अभी समझ लो भाई साहब, सूरज रहता है पनवेल में और वरद रहता है कामोटे में। तो अभी भाई साहब वरद लेट से उसका कंप्यूटर्स का कारोबार है या लेट से हार्डवेयर का कारोबार है, तो वो पेंट बेच रहा है। जैसे ही भाई साहब ये बॉर्डर क्रॉस करेगा और पनवेल जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। दीज वेर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, तुम भाई साहब 10 किलो ला रहे हो, नहीं तुम 2 ही किलो ले जा सकते हो, 8 किलो तुमको इधर ही रखना पड़ेगा, या अगर 10 किलो ले जाना चाहते हो तो इतना पैसा देना पड़ेगा। दीज आर सम गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस दैट हैपन अक्रॉस बॉर्डर एरियाज, ठीक है। सो नेपोलियन ने इन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, ठीक है। नेपोलियन अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था भाई साहब? अभी देखो, एक समझ लो हमारा साम्राज्य है, यहाँ पे एक राजा है,
इतने बड़े कंट्री को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो वो क्या करेगा भाई साहब, ऐसे डिवाइड कर देगा फ्यूडल लॉर्ड्स में, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है, उसको हर एक लैंड से 10% रेवेन्यू आना चाहिए। लेट्स से इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है, इससे भी, ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। राजा को हर एक लैंड से लेट्स से 10% रेवेन्यू आना चाहिए। अभी ये क्या करेगा, ये सब किसान्स को बोलेगा, किसानों को बोलेगा भाई साहब मेरे को 15% दो, मैं सिर्फ 10% दूंगा, ठीक है। तो 15% में से 5% ये रख लेगा, ठीक है। तो दीज वर थिंग्स दैट हैपेंड। तो भाई साहब ये फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडल सिस्टम ये था कि आप 10% महाराज भाई साहब 10% से खुश है, लेकिन ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करेंगे, ये बोल रहा है भाई साहब 15% देना पड़ेगा, 5% इसके पॉकेट में, ये बोलेगा भाई साहब 25% देना पड़ेगा, 15% इसके पॉकेट में, ऐसा है, ठीक है। कोई 20 ले रहा है, कोई 12 ले रहा है, तो ज़्यादा ही ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज हाउ इट हैपेंड। तो फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने बैन कर दिया, देयर वुड बी नो फ्यूडल सिस्टम, सबके लिए सेम रूल्स होंगे, ठीक है, ओके। ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मनोरियल ड्यूज। सर्वडम मतलब क्या सा होता है, देखो पीजेंट्स एक गरीब किसान है, अभी समझ लो भाई साहब सूरज एक भाई साहब फ्यूडल लॉर्ड है और मैं एक गरीब किसान हूँ, ठीक है। तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा टैक्स मान रहा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसके पास अपनी ज़मीन गिरवी रखूँगा, ये और टैक्स बढ़ाएगा तो और ज़्यादा ज़मीन गिरवी रखूँगा। अभी क्या हो जाएगा कि मेरी पूरी ज़मीन इसके पास चली गई, अभी मैं अपने फैमिली को कैसे खिलाऊँ, तो मैं अपनी ज़मीन पे अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा ज़मीन नहीं है, अभी उसका ज़मीन हो गया है, ठीक है। तो मैं उसकी मजदूरी मुझे वो दे रहा है, समझ रहे हो, इसको अपन बोलते हैं सर्वडम। दिस इज व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज मतलब इतना ज़्यादा टैक्स लगा देना, ड्यूज इतना ज़्यादा बढ़ा देना कि मतलब जीवन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ओके। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. तो इन सब ने भाई साहब एक न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय किया। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, ठीक है, a common national currency, ठीक है, would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो जितने भी बिजनेसमैन लोग थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उन सब ने भाई साहब रियलाइज किया कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और कॉमन नेशनल करेंसी, इससे भाई साहब बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द बिजनेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपलम।